डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम हजरत बिलाल है और आज हम फिजिक्स के एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। सैटरडे टेस्ट जो आज हुआ था उसमें जो पहला एमसीक्यू है बेटा वो है 123। बाय डबलिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम बिकम। अच्छा बेटा, हमें कूलम्स लॉ में पता है कि कूलम्स लॉ में जो कूलम्बिक फोर्स होता है बेटा वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस पे। तो अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस का जो प्रोडक्ट है वो बढ़ाते हैं, ठीक है बेटा, तो अगर हम प्रोडक्ट बढ़ाते हैं, प्रोडक्ट Q1 Q2 का बढ़ाते हैं तो इससे इन दोनों चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स की वैल्यू उस पर फर्क पड़ता है। ठीक है, अगर हम इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड को डबल करेंगे, मतलब Q1 को भी हम डबल कर दे और Q2 को भी डबल कर दे, तो इससे फोर्स में बेटा 4 गुना इजाफा हो। कितना इजाफा होगा? 4 गुना। तो फर्स्ट एमसीक्यू जो है उसमें आपके पास ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है टू मासेस M1 एंड M2 आर रिलेटेड एज M1 इज इक्वल टू 2M2। मतलब एक मास M1 जो है वो M2 से डबल है, दो गुना बड़ा है। When both are released from the same height, the ratio of G1 over G2 will be। ठीक है, तो याद रखिए बेटा, जो G की वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी है, मास ऑफ अ बॉडी, जिसको आप लिखते हैं G इज इक्वल टू F/m। ठीक है बेटा, तो अगर आपके पास मासेस डिफरेंट भी है तो दोनों के लिए जो G की वैल्यू होगी वो हमेशा के लिए क्या रहेगी? वो सेम रहेगी। तो अगर आप G1 और G2 निकालेंगे तो बेटा आपके पास आंसर आएगा 1:1। इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। 125 द स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम डज नॉट डिपेंड अपॉन। आपको 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें हमें पता है कि स्पीड ऑफ साउंड इलास्टिसिटी पे भी डिपेंड करता है मीडियम के। मीडियम जितना इलास्टिक होगा, आपने इसके लिए पढ़ा है इलास्टिसिटी ओवर रो। तो सॉलिड के केस में E/ρ रेशो जो है वो ज्यादा होता है लिक्विड से, और लिक्विड से ज्यादा होता है बेटा किसमें? गैसियस से, गैसियस मीडियम से। तो स्पीड ऑफ साउंड इलास्टिसिटी पे भी डिपेंड करता है और डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। और एयर में स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर से भी इफेक्ट होता है, एयर के मीडियम में। ठीक है, हर डिग्री राइज के लिए 0.6 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज आता है स्पीड ऑफ साउंड में। तो बेटा इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे करता है, टेम्परेचर पे करता है, लेकिन टेंशन पे ये डिपेंड नहीं करता, वो ट्रांसफर से उसके लिए है। तो 125 में ऑप्शन नंबर डी है। 126 एज कंपेयर टू ओरिजिनल साउंड इंटेंसिटी ऑफ एन इको विल बी। अच्छा बेटा, ई को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को। उसके लिए आपको पता है कंडीशन 17 मीटर या इससे ज्यादा फासला, टाइम 0.1 सेकंड या इससे ज्यादा अगर हो तब हम इसको इको के तौर पे लेते हैं। इको के दौरान लाइट जब भी की सरफेस पे पड़ती है तो उसका कुछ ना कुछ पार्ट हमेशा के लिए एब्जॉर्ब होता है। साउंड की एनर्जी का कुछ ना कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होता है, और आपको पता है कि इंटेंसिटी एनर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ओरिजिनल साउंड के मुकाबले में जो रिफ्लेक्टेड साउंड होता है उसकी एनर्जी कम होती है, तो इंटेंसिटी भी क्या होगी? वो कम होगी, लेस होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। अच्छा जी, ऑप्शन नंबर एमसीक्यू नंबर बेटा 127 देखिए। A force of 10 newtons applied to a system of connected bodies having masses m1 is equal to 4m2, the ratio of a1 to a2। याद रखिए बेटा, जब भी हमारे पास कनेक्टेड बॉडीज होती है तो वैसे तो एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड करती है इस रिलेशन के साथ, लेकिन कनेक्टेड बॉडीज के लिए जब भी आप कनेक्टेड बॉडीज की बात करेंगे, कनेक्टेड बॉडीज, तो कनेक्टेड बॉडीज के केस में हमारे पास एक्सेलरेशन हमेशा के लिए क्या रहेगी? वो सेम रहेगी। तो 127 में ऑप्शन नंबर सी आता है, ऑप्शन नंबर सी। 128 है बेटा, अ प्रोजेक्टाइल अटेन्स हाइट्स ऑफ 10 मीटर व्हेन प्रोजेक्टेड विद एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द ग्राउंड, द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल कवर्ड विल बी। हमें पता है कि हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन में दो डिस्टेंस कवर होते हैं, एक वर्टिकल डिस्टेंस कवर होती है और एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल डिस्टेंस को हम हाइट कहते हैं, जबकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम रेंज कहते हैं। अब अगर हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करें विद 45 डिग्री और हमें हाइट गिवन हो तो हम रेंज की वैल्यू निकाल सकते हैं। फार्मूला है हमारे पास r टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4h। अगर मैं टेंजेंट 45 पुट कर दूं तो टेंजेंट 45 बेटा उसकी वैल्यू होती है 1, सो r विल बी इक्वल टू 4h। हमें हाइट 10 गिवन है
तो 40 मीटर जो है बेटा वो रेंज की वैल्यू होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है वो डी करेक्ट है। 129 विच आर द फॉलोइंग प्रोजेक्टाइल टर्म्स हैव द सेम यूनिट्स। इन तमाम ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी जो है बेटा, जिसमें ये गिवन है हाइट एंड रेंज। हाइट और रेंज दोनों से मुराद डिस्टेंस कवर्ड है, एक हॉरिजॉन्टल है दूसरा वर्टिकल है, तो दोनों का यूनिट सेम होगा। बाकी आपके पास जो ऑप्शन गिवन है वो तमाम ऑप्शन में फिजिकल क्वांटिटीज डिफरेंट है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आएगा। 130 व्हेन द मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन द वर्डन बाय द ग्रेविटेशनल पुल। हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स द सेंट्रल फोर्स, ठीक है बेटा। जहां पे भी हमारे पास सेंट्रल फोर्स होगा तो उसके लिए वर्डन हमेशा के लिए क्या होगा, वो जीरो होगा। मून जो है वो अर्थ के अराउंड अगर सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है तो इस पे सेंट्रीपिटल ग्रेविटेशनल पुल लगता है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। और हमें पता है कि सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसकी वेलोसिटी का एंगल क्या बनता है, 90 बनता है। तो हमेशा के लिए वर्डन क्या होगा, जीरो होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसमें करेक्ट है। इन विच टाइप ऑफ मोशन द वर्डन ऑन द बॉडी इज नॉन जीरो। पहले ऑप्शन में है सर्कुलर पाथ, तो आपको पता है कि सर्कुलर पाथ के दौरान हमेशा के लिए वर्डन क्या होता है, वो जीरो होता है। वजह क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान में एंगल क्या होता है, वो 90 बनता है। तो इससे मुराद है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी आपस में क्या है, 90 डिग्री पे है। तो अगर एंगल 90 हो तो वर्डन हमेशा के लिए क्या होता है, वो जीरो होता है। दूसरा कैसे, मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब भी आपके पास वर्डन एक बॉडी पे हो तो उसकी वेलोसिटी हमेशा के लिए चेंज आता है, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहती। तो अगर वर्डन जीरो है इट मींस वेलोसिटी आपके पास यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी में अगर चेंज नहीं आता, अगर आपके पास वी आई इज इक्वल टू वी एफ है तो बाय वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आपके पास काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो होगी वही काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो, क्योंकि मास भी वही है, उसकी स्पीड भी वही रही है यूनिफॉर्म मोशन के दौरान, तो वर्डन क्या होगा, वो जीरो होगा। हाँ, जब वेलोसिटी में चेंज आए जिस तरह सी ऑप्शन है तो वर्डन के जरिए से या तो वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी, तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, उसमें नॉन जीरो होगा। 132 द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड। अच्छा देखिए, पावर आप पढ़ते हो वर्डन पर यूनिट टाइम, वर्डन को आप लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कवर पर यूनिट टाइम दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो बेटा इस वजह हम कहते हैं द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी दैट विल गिव अस पावर। इसमें ऑप्शन नंबर डी है। A 1 kg mass is lifted by a man through 1 meter, the work done by the man। जब भी आप किसी बॉडी को लिफ्ट करते हैं, जमीन से उठाते हैं, आप वर्क डन करते हैं, तो that work done is always stored in the form of potential energy। आप अगर आप इस मास को उठाते हैं, ये मास है जो कि है 1 kg का, अगर आप इसको लिफ्ट करते हैं हाइट 1 मीटर तक, तो द वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इस फार्मूले पे पुट करें, 1 kg मास है, जी के आप 10 पुट करें और एच आपके पास 1 मीटर, तो आंसर इज 10 जूल। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपके पास जो है वो सी करेक्ट है। विच आर द फॉलोइंग बॉडीज हैव लार्जेस्ट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बेटा डिपेंड करती है मास और वेलोसिटी पे, ठीक है। इन तमाम ऑप्शंस में आपके पास मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई किया जाएगा, वेलोसिटी के ऊपर स्क्वायर है। तो पहले ऑप्शन में अगर आप देखिए, पहले ऑप्शन में आपके पास मास 2 है, डबल है, जबकि वेलोसिटी को 2 गुना बढ़ाया गया है तो 2 to the 4 हो जाएगा, तो द प्रोडक्ट विल बी 8। अगर हम ऑप्शन 2 देखें, बी देखें, तो इसमें मास 2 है और वेलोसिटी को 3 गुना बढ़ाया गया है, तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, तो द प्रोडक्ट विल बी 18। फिर थर्ड ऑप्शन है मास 3 टाइम्स है लेकिन वेलोसिटी डबल है, तो 2 to the 4 12 ऑप्शन आपके पास 12 प्रोडक्ट आएगा। जबकि फोर्थ ऑप्शन में है मास 1 kg है और आपने वेलोसिटी को 4 गुना बढ़ाया, तो 4 4 16। हमने प्रोडक्ट को देखना है, तो प्रोडक्ट इसमें मैक्सिमम ऑप्शन बी के लिए आता है बेटा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, वहां पे लिखा गया है। 135 मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द रोटेशन इन लॉग ऑफ। आपको पता है बेटा कि मास जो है उसको हमने इनर्शिया कहा था और वो लीनियर मोशन में है या ट्रांसलेटरी मोशन में हम कहते हैं। रोटेशनल मोशन में हम टर्म इस्तेमाल करेंगे उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दोनों का मतलब है कि अपनी स्टेट में चेंज को रेजिस्ट करना, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन हो या स्टेट ऑफ रेस्ट हो, उसमें चेंज को रेजिस्ट करना ड्यूरिंग द स्ट्रेट लाइन मोशन, ड्यूरिंग द रोटेटरी मोशन, इसको आप क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। तो रोटेशनल मोशन में इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आप इसको मास, ये मास का एनालॉग है, ठीक है। नेक्स्ट है 136 रेशियो ऑफ वेट ऑफ अ पर्सन ऑन द अर्थ टू द मून सरफेस। याद रखिए, अगर आप वेट ऑफ द पर्सन लेते हैं अर्थ सरफेस पे और उसको डिवाइड करते हैं वेट विद द मून, तो वेट बंदे का है mg। हमें पता है कि मून पे जी की वैल्यू 6 गुना कम होती है। अगर आप इसको सॉल्व करें बेटा,
तो आएगा mg डिवाइड बाय mg और ये 6 ऊपर चला जाएगा, तो द आंसर इज 6। तो आपके पास रेशो आएगा 6:1। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 136 में। 137 में है एट द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन इज 0.2 सेकंड देन इट्स फ्रीक्वेंसी। याद रखिए फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आपस में रेसिप्रोकल है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर आप 0.2 सेकंड की वैल्यू पुट करें बेटा तो आंसर आएगा 10/2 दैट इज 5 हर्ट्ज। तो इसमें ऑप्शन नंबर 137 में ऑप्शन नंबर सी ए जो है वो करेक्ट है, ए। 138 की तरफ आते हैं। दो चार्जेस है और दोनों, एक है 1 कूलम और एक है 5 कूलम, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। कूलम्स लॉ में जब हम कूलम्बिक फोर्स की बात करेंगे तो ये एक म्यूचुअल फोर्स है, और म्यूचुअल फोर्स ये नहीं देखता कि एक का मैग्नीट्यूड ज्यादा है दूसरा का मैग्नीट्यूड कम है। म्यूचुअल फोर्स डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे, ये इंडिविजुअल चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। तो इसका मतलब ये है, और आपने ये भी पढ़ा है कि कूलम्स लॉ जो है वो न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे भी करता है। तो न्यूटन लॉ क्या कहता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों चार्ज के लिए मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो जितना फोर्स 1 कूलम चार्ज लगाएगा 5 कूलम पे, उतना ही फोर्स लगाएगा 5 कूलम चार्ज 1 कूलम पे। तो दोनों का रेशो हमेशा के लिए 1 कूलम का और 5 का, ये हमेशा के लिए क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सेम। तो सेम के लिए हम कहते हैं 1, क्या लिखे 1, क्योंकि दोनों के लिए फोर्स सेम है। 1:1 आएगा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है 138 में। 139 वर्डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस द सरफेस ऑन विच एट ईच एंड एवरी पॉइंट द पोटेंशियल विल रिमेन द सेम। तो वर्डन का फार्मूला है बेटा Q इंटू डेल्टा वी। अब अगर आप कहते हैं कि डेल्टा वी V2 माइनस V1 के बराबर है और सरफेस इक्विपोटेंशियल है, तो इक्विपोटेंशियल से मुराद क्या है कि दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो जब पोटेंशियल आप सेम पुट करेंगे बेटा तो आपके पास डेल वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, और जब डेल वी 0 तो वर्डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है 139 में। 140 हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल हैव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। हमने पढ़ा हुआ है कि 1 कूलम चार्ज बराबर होता है 6.25 10⁻18 ई के। इतने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो वो 1 कूलम चार्ज बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 140 में ऑप्शन नंबर बी है। 141 अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज एम्पलीट्यूड xm एंड टाइम पीरियड t, इट्स मैक्सिमम स्पीड। आपको फार्मूला पता है कि मैक्सिमम स्पीड का फार्मूला v इज इक्वल टू ओमेगा xm या x0। ये मैक्सिमम स्पीड का फार्मूला है। ओमेगा हमें पता है बराबर है 2 पाई बाय t के, तो v बन जाएगा 2 पाई बाई t इंटू xm, जो कि आपके पास बन रहा है ऑप्शन नंबर सी। 141 में ऑप्शन नंबर सी है। 142 अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन देन द ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। तो जब डायरेक्ट रिलेशन हो तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव साइन सिर्फ ये शो करता है कि एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है, जबकि एक्स हमेशा के लिए अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन होती है। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपके पास बनेगा 142 में, अगर आप इसको ड्रा करें, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट है। 143 व्हेन विच ऑप्शन रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन अगर यूनिफॉर्म है तो इससे मुराद ये है कि इस मोशन के दौरान जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, जिसको हम स्पीड कहते हैं बेटा, दैट विल रिमेन द सेम कांस्टेंट। तो अगर स्पीड आपके पास कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, वो सेम होगी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल के बराबर हो बेटा किसी बॉडी के लिए फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इनका जो चेंज होगा वो हमेशा के लिए किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है। 144 two forces, if one 10 Newton and if two 5 Newton are acting on a square block of mass 5 kg in opposite direction, the acceleration produced। अगर दो फोर्स एक ब्लॉक पे अमल कर रही है, एक स्क्वायर ब्लॉक है जिसपे एक लगा रही है 10 न्यूटन का फोर्स और दूसरा लगा रही है 5 न्यूटन का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो अगर मैं नेट फोर्स निकालता हूं तो हमेशा के लिए अपोजिट डायरेक्शन में, अगर सेम बॉडी पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 - 5 से क्या आएगा 5। तो फोर्स है 5 न्यूटन और मास हमारे पास गिवन है 5 kg। तो अगर आप एक्सेलरेशन मालूम को तो A इज इक्वल टू F/m हो जाएगा बाय न्यूटन सेकंड लॉ। तो 5/5 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। 144 में ऑप्शन नंबर सी। अच्छा नेक्स्ट है
145. Which of the following particle has the longest wavelength when moving with the same speed? हमें पता है कि लेमडा का रिलेशन है द ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा इज इक्वल टू एच ओवर पी या एच ओवर एम वी। अगर स्पीड सेम है और मास इज डिफरेंट है तो लेमडा का मास के साथ इनवर्स रिलेशन है। जिस पार्टिकल का मास ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, जिस पार्टिकल का मास कम उसका वेवलेंथ ज्यादा। इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है तो इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, तो लॉन्गेस्ट पूछा गया तो इलेक्ट्रॉन का है, शॉर्टेस्ट पूछते तो अल्फा का होता। ऑप्शन नंबर सी अगेन। 146. बाय डबलिंग द एनर्जी ऑफ फोटोन इट्स मोमेंटम विल। हमें पता है फोटोन के केस में अगर हम मोमेंटम लिखते एनर्जी लिखते E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, जिसको मैं लिख सकता हूं एम सी इंटू सी, और एम सी मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम हमें देता है, तो E इज इक्वल टू पी सी या P इज इक्वल टू E बाय सी। तो मोमेंटम एनर्जी पे डिपेंड करता है, एनर्जी डबल तो मोमेंटम भी डबल हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है वो ए है। 146 में ऑप्शन नंबर ए। 147. A mass of 10 kg experience a force of 100 Newton at a point. Its gravitational field strength. Gravitational field strength से मुराद अगर आप जमीन के गिर्द या एक मास के किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ मालूम करना चाहते हैं तो आप वहां पे एक टेस्ट मास रखें। अब आप देखें कि वो मास कितना फोर्स एक्सपीरियंस पुलिंग फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो दैट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आपको ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो बेटा इसमें आपके पास वैल्यू गिवन है G इज इक्वल टू, मैंने लिखा G इज इक्वल टू F बाय M, तो 100 न्यूटन फोर्स गिवन है और आपके पास जो मास है वो है 10 kg, तो आंसर आएगा 10 न्यूटन पर kg। फोर्स का यूनिट न्यूटन और मास के लिए kg। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है 147 में। 148. A body travels with angular displacement theta 2t plus 20t square, the magnitude of angular acceleration. एंगुलर मोशन के लिए ये रिलेशन लिखा गया है, आपने पढ़ा था S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वो था ट्रांसलेटरी मोशन के लिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें रोटेटरी मोशन की तो फिर आपने इसी फार्मूले को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की टर्म में या एंगुलर एक्सेलरेशन की टर्म में लिखना था, जो आपके पास अभी गिवन है। थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज गिवन एज 2t वी आई टी मतलब प्लस 20t स्क्वायर। याद रखिए आपके पास रिलेशन होगा थीटा इज इक्वल टू वी आई टी, बल्कि ओमेगा आई टी आपके पास होगा, प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो बेटा आप अगर दोनों को कंपेयर करें तो आपके पास आएगा हाफ अल्फा इज इक्वल टू 20, या अगर आपने अल्फा निकालना है तो 2 को उधर मल्टीप्लाई करें तो 20 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 40 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। 148 में ऑप्शन नंबर बी। 149. 1/4 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, हॉर्स पावर आपको पता है पावर का यूनिट है, तो 1/4 हॉर्स पावर 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। अगर आप 4 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 186.5। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। 150. विच ऑप्शन इज ट्रू फॉर इनर्शियल फ्रेम? इनर्शियल फ्रेम कि जिसके दौरान एक बॉडी एक्सेलरेशन जीरो हो, एक्सेलरेशन दो वजह से जीरो हो सकती है, या तो वेलोसिटी जीरो हो या वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो। तो तमाम ऑप्शन इसमें गिवन है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बेटा क्या है वो करेक्ट है। 151. HF रिप्रेजेंट द एनर्जी ऑफ, HF जो है बेटा ये एनर्जी ऑफ फोटोन को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? फोटोन को। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए। बाकी का आपके पास रेस्ट मास एनर्जी गिवन होती है वो मौजूद है, ये आपके पास फोटोन की एनर्जी है। 152. इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 500 वोल्ट इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। जब भी आप किसी चार्ज को पोटेंशियल अप्लाई करते हैं वो एक्सेलरेट होता है, ठीक है बेटा। तो इसके लिए फार्मूला आपके पास है वर्डन इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। अब ये वर्डन, चूंकि इस वर्डन से बॉडी एक्सेलरेट हुई है तो दिस वर्डन विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। चार्ज आपके पास आपने कहा इलेक्ट्रॉन है, ई चार्ज है, और पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन है 500 वोल्ट, तो बन जाएगा 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। 152. 153. A proton and alpha particle are accelerated through a same potential difference. The ratio of their de Broglie wavelength. Potential difference के केस में wavelength आपके पास है lambda is equal to h over under the root 2m qv या ev, मतलब पोटेंशियल चार्ज और मास, ठीक है। अब ये कह रहे पोटेंशियल तो सेम है, लेकिन प्रोटॉन के मुकाबले में
जो अल्फा पार्टिकल है उसका चार्ज डबल होता है, 2 क्यों होता है, और मास 4 गुना ज़्यादा होता है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूँ तो अगर ये प्रोटॉन का है और आपने अल्फा का कहा तो अल्फा का क्या होगा, h/2 × 2m, मास डबल हो गया और मास 4 गुना और चार्ज डबल हो जाएगा। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो बेटा आपके पास यहाँ पे आएगा 8, 2 4 8, 8 को अगर आप बाहर निकालेंगे मतलब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास 2√2 आ जाएगा, 2√2 इनटू इसका अपना जो था वो था 2m³ × v। आप दोनों को आपस में बेटा डिवाइड करें रेशियो की फॉर्म में तो ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और HH आपके पास सिर्फ रह जाएगा 1/2√2। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है, अच्छा अगर आप अल्फा का लेंगे, अल्फा का लिया गया है विद द प्रोटॉन तो आपके पास आ जाएगा 2√2, क्योंकि ऑप्शन में 2√2 गिवन है तो ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बेटा। 154 विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज के एक था लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज के लिए पी की वैल्यू होती है 1 और किसी भी हायर शेल से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जम कर सकता है। एन की वैल्यू आप कोई भी ले सकते हैं 2 3 4। बाल्मर सीरीज के लिए पी की वैल्यू 2 होती है और इन की वैल्यू जो है वो आपके पास किसी भी हायर शेल के लिए होगी, 2 भी 3 भी हो सकती है, 4 5 6 कोई भी आप ले सकते हैं। तो ये जो आपके पास ऑप्शन नंबर बी है दैट सूट्स द बाल्मर सीरीज जो कि है 154। तो 153 में ऑप्शन नंबर बी था, 154 में ऑप्शन नंबर बी है आपके पास। 155 द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज। हमें पता है कि 1/वेवलेंथ बराबर है रेडबर्ग कांस्टेंट 1/p² - 1/n²। बेटा ये फार्मूला है वेवलेंथ निकालने का। जब भी आपसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का पूछा जाए, ये बाल्मर है तो बाल्मर के लिए आपके पास पी की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। पी की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। ठीक है। और इन की वैल्यू आपके पास क्या है, इन की वैल्यू अगर शॉर्टेस्ट है तो लिम्डा आप पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, लिम्डा। तो आपके पास आ जाएगा लिम्डा इज इक्वल टू, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो r/4 आएगा या लिम्डा इज इक्वल टू 4/r। अगर आप इसको, क्योंकि यहाँ पे आप लिम्डा पुट करेंगे ये टर्म 0 हो जाएगा। तो लिम्डा आपके पास शॉर्टेस्ट के लिए 4 और r आएगा, जबकि लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट की अगर आप पूछिए लॉन्गेस्ट तो लॉन्गेस्ट के लिए n की वैल्यू आपको आपने कंसेक्यूटिव वैल्यू पुट करनी है। अगर p2 है तो n आपके पास क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3। तो आपके पास यहाँ पे जो आंसर आएगा, अच्छा आप इसको सॉल्व करें 1/λ इज इक्वल टू r 1/p² - 1/n²। तो यहाँ पे आपके पास बेटा आंसर आएगा 1 3 3 2 2 4 3 3 9 36 और यहाँ पे 9 - 4 5, मतलब 5r डिवाइड बाय 36। तो लिम्डा यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 36 डिवाइड बाय 5r। अगर आप दोनों को आपस में डिवाइड कर दे, लॉन्गेस्ट को किससे, शॉर्टेस्ट से, तो 36 और 5r डिवाइड करेंगे किससे, 4/r। तो r ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा बेटा, r कैंसिल। 36/5 4 20। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 18 डिवाइड बाय 10। आगे सॉल्व करेंगे तो 9/5, 9/5। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो 9/4 ये 9/5 आता है आपके पास। तो इसमें आपके पास ऑप्शन नंबर ए आता है 155 में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ये करेक्शन का 9/4 9/5 है। 5 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, एंगस्ट्रॉम इज यूनिट ऑफ लेंथ आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 मीटर के, लेकिन यहाँ पे मैंने जो वैल्यूज पुट दी है आप लोगों को वो सेंटीमीटर में गिवन है। ठीक है। तो 5 एंगस्ट्रॉम से मुराद ये होगा 5 10⁻⁻10 मीटर, जो आपको नहीं गिवन। हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो मैं लिख सकता हूँ 5 10 - 10 × 1 मीटर। और 1 मीटर के अगर मैं वैल्यू पुट करूँ सेंटीमीटर में तो है 10⁻+2, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अगर इसको सॉल्व करें तो आएगा 5 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो मीटर में 10 - 10 है, सेंटीमीटर में 10 - 8 होगी। ठीक है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। 156 में ऑप्शन नंबर बी। 157 अल्फा पार्टिकल हैज अ चार्ज ऑफ, आपको पता है अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई डबल चार्ज 2 आपके पास होगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। 158 अ रेडियोएक्टिव सैंपल हैज हाफ लाइफ ऑफ 16 ईयर्स, इट विल डिसइंटीग्रेट इनटू हाफ वैल्यू। आपको पता है कि हाफ वैल्यू
का मतलब ही होता है कि कोई सैंपल अपनी इनिशियल वैल्यू से हाफ वैल्यू तक पहुंचे। तो आपको हाफ लाइफ गिवन है, तो यही जो आपको गिवन है यही आपके पास आंसर आएगा, क्योंकि आपने हाफ लाइफ दी है और आपने यही कहा है कि कोई सैंपल जब इनिशियल वैल्यू से हाफ पे पहुंचता है तो आपके पास हाफ लाइफ 1600 ईयर्स ही होगी। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है 158 में। 159, a radioactive sample disintegrate for 9 minutes having half life of 3 minutes, the number of half life। आपके पास एक रेडियोएक्टिव सैंपल है कि जिसका हाफ लाइफ जो है वो है 3 मिनट्स का, और उस पर टाइम जो गुजरा है वो 9 मिनट का गुजर चुका है। तो बताइए कि इनकी कितने हाफ लाइफ इससे गुजर चुके हैं। तो सिंपल सा है, फार्मूला आपके पास जनरल है, n नंबर ऑफ हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट करेगा, गिवन टाइम डिवाइड बाय टाइम ऑफ फर्स्ट वन हाफ लाइफ। ठीक है, हाफ लाइफ को से आप डिवाइड करेंगे तो 9 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3। तो इस पे 3 हाफ लाइफ गुजर चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। 160, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पेयर प्रोडक्शन, सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर बी। 161, नो चेंज अगर एटॉमिक इन मास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ड्यूरिंग, आपको पता है अल्फा एमिशन के दौरान एटॉमिक और मास नंबर दोनों चेंज होते हैं, बीटा एमिशन में सिर्फ मास नंबर चेंज होता है, जबकि गेमा एमिशन में कोई चेंज नहीं आता। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 162, फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए आपके पास डेल क्यू 0 है, डेल यू 0 है। हमें पता है कि स्टेट फंक्शन साइक्लिक प्रोसेस में स्टेट फंक्शन में जब भी चेंज आप लिखेंगे वो इंटरनल एनर्जी हो, वो प्रेशर हो, वो वॉल्यूम, ये तमाम स्टेट फंक्शंस हैं। तो इनमें चेंज हमेशा के लिए क्या होगा, वो 0, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस का इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या होता है, वो सेम होता है। तो इसमें चेंज हमेशा के लिए क्या होगा, वो 0 होगा। तो 162 में करेक्ट ऑप्शन है बी। बाकी ऑप्शन आपके पास जो है ये आपके पास स्टेट फंक्शंस नहीं है, तो इनमें चेंज 0 नहीं होगा। 163, मैथमेटिकली डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल यू रिप्रेजेंट, आपके पास फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू है। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस में चूंकि हीट एंटर नहीं होता, नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम, तो आपके पास ये आएगा। अगर मैं इसको लिखूं डेल डब्ल्यू माइनस डेल यू को शिफ्ट किया माइनस हो गया, तो इसका मतलब ये होगा कि सिस्टम एक्सपेंड हुआ है। हमें पता है कि जब वॉल्यूम में इंक्रीज आता है तो वर्डन पॉजिटिव होता है, ये वर्डन हुआ है एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी, तो एनर्जी को हम नेगेटिव लेते हैं। तो ये आपके पास एक्सपेंशन वाला है। अगर आपके पास ये पॉजिटिव होता, ये नेगेटिव होता, ये कंप्रेशन वाला केस होता, एडियाबेटिक कंप्रेशन होता। तो इसमें एडियाबेटिक एक्सपेंशन आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके पास जो है वो बी है, एक्सपेंशन। 163 में एडियाबेटिक एक्सपेंशन बी। 164, फॉर टू बॉडीज टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, आपको पता है कि हीट तब तक फ्लो करता है फ्रॉम एक वन बॉडी टू अनदर जब टेम्परेचर में डिफरेंस हो। जब टेम्परेचर में डिफरेंस खत्म हो जाए तो फिर हीट फ्लो नहीं करेगा। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में अगर टू बॉडीज इन कांटेक्ट का टेम्परेचर सेम हो जाए तो फिर हीट फ्लो नहीं करेगा। इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं Q इज इक्वल टू 0 से या डेल्टा T इज इक्वल टू 0 से। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है, ए बी। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, D1। 165, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लूप्स अलोंग अ स्ट्रिच स्ट्रिंग इट्स वेवलेंथ, हमें पता है कि स्ट्रिच स्ट्रिंग के केस में वेवलेंथ और नंबर ऑफ लूप्स के दरमियान में जो रिलेशन आता है वो बेटा इनवर्स है। क्या है? इनवर्स है, जिसको आप लिखते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 2L डिवाइड बाय n। इट इज द इनवर्स रिलेशन, इट इज द इनवर्स रिलेशन। रिलेशन क्या बेटा? इनवर्स है। तो बेटा यहां पे आप लिखे वेवलेंथ इज इक्वल टू 2L डिवाइड बाय n लैम्डा n। तो रिलेशन इनवर्स है, तो अगर नंबर ऑफ लूप्स बढ़ते वेवलेंथ डिक्रीज होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर डी बी है। 165 में ऑप्शन नंबर बी। 166, द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्शन अलोंग द डायमीटर ऑफ द सर्कल एट द मीन पोजीशन। आपको पता है कि सर जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो उसका प्रोजेक्शन अलोंग द डायमीटर टू एंड फ्रो मोशन करता है, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। और हमने पढ़ा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए एक बॉडी की मीन पोजीशन पे जो एक्सेलरेशन होती है वो 0 होती है, जबकि एक्सट्रीम पे आपके पास माइनस ओमेगा स्क्वायर xn के बराबर होती है। यहाँ पे मीन की बात की गई है तो एक्सेलरेशन क्या होगी? वो 0 होगी। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। मीन के लिए आप एक हमेशा के लिए 0 लेते तो क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। नेक्स्ट है 167, ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल ऑफ द ऑसिलेटिंग
potential energy of the oscillating body becomes equalate. अगर आप कहते हैं काइनेटिक और पोटेंशियल किस जगह पे इक्वल, किस पोजीशन पे इक्वल हो सकते हैं, तो आप वैल्यू पुट करें, काइनेटिक एनर्जी आप पुट करें हाफ के एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर, और ये हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर है बेटा आपके, हाफ के हाफ के आपस में कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नॉट, या इसको एक्स एम कहा गया तो आप इसको एक्स एम के तौर पे लेके, एक्स एम का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एम का स्क्वायर, हाफ के दोनों तरफ से कैंसिल हुआ, ये अगर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आएगा तो बेटा 2 बन जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 2 आपके पास एक्स एम का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा ये है एक्स एम माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, या फिर आपके पास एक्स स्क्वायर आ गया, हाफ आपस में कैंसिल, तो एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे आएगा तो बन जाएगा बेटा आपके पास 2x स्क्वायर, या आप 2 को दोनों साइड से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स एम का स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, डिवाइड बाय अंडर द रूट 2। तो बेटा ये वो पॉइंट है कि जहां पे काइनेटिक और पोटेंशियल सेम हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें है वो डी करेक्ट है, डी ऑप्शन। 168 साउंड ट्रेवल फास्टर इन एयर वाटर आयरन वैक्यूम। तो बेटा साउंड वैक्यूम में तो ट्रेवल नहीं करता क्योंकि आपने कहा मैकेनिकल वेव है और ये डिपेंड करता है इलास्टिसिटी और डेंसिटी पे। तो आयरन के केस में चूंकि सॉलिड मीडियम है तो स्पीड ऑफ साउंड हमेशा के लिए क्या होगी, वो ज्यादा होगी, क्योंकि मैंने कहा था कि ये डिपेंड करती है ई बाय रो पे। तो ई बाय रो का जो रेशियो है वो सॉलिड का हमेशा के लिए ग्रेटर होगा, किससे, लिक्विड से, और लिक्विड का ग्रेटर होगा किससे, गैस से। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी 168 में। 169 डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड एंटी नोड दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4 आपके पास आसान सा है, ऑप्शन नंबर डी है। If position vector r and applied force F are lying in xy plane then their cross product will be, हमें पता है कि टार को हम लिख सकते हैं r क्रॉस f। चैप्टर नंबर 5 में आप टार की बात अगर करते हैं एंगुलर मोशन में, तो ये फर्क करें, अगर आपके पास r है और आपके पास f है, तो जब भी हम इसका डायरेक्शन टार की डायरेक्शन निकालेंगे तो r क्रॉस f बाय राइट हैंड रूल हमारे पास टार्क जो मिलेगा वो आउटवर्ड मिलेगा बेटा, आर क्रॉस से टार्क आउटवर्ड मिलेगा, ठीक है, स्ट्रेच टर्म से आप लेते हैं। तो ये टार्क जो होगा अगर ये आर और एक्स वाई प्लेन पे पड़े हैं तो टार्क हमारे पास हमेशा के लॉन्ग द जी एक्सिस होगा, क्योंकि ये टार्क हमेशा के लिए उस प्लेन को परपेंडिकुलर होता है जिसपे आर और एफ पड़े हुए हैं। तो अगर एक्स वाई प्लेन पे पड़े हो तो इसका परपेंडिकुलर जो एक्सिस बनेगा बेटा वो क्या बनेगा, वो जेड एक्सिस बनेगा। तो टार्क विल बी अलोंग द जी एक्सिस, ठीक है। इसी तरह आपको एंगुलर मोमेंटम दिया जा सकता है कि आर क्रॉस पी है, तो अगर आर और पी दोनों पड़े हैं एक प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन पे, तो एल किस तरफ होगा, तो एल विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जो कि अलोंग द जेड एक्सिस हो सकता है। दोनों आप इसके लिए डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा इसमें ऑप्शन नंबर सी है 170 में, ऑप्शन नंबर सी 171 अ चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड। चार्ज पार्टिकल पे चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर पाते, इलेक्ट्रिक फील्ड वो फील्ड है जो कि चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट या डिक्सेलरेट कर सकता है। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 172 द प्रोडक्ट दैट विल रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आप कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जब कंजर्व हो, अगर नेट टार्क 0 हो, ऑसिलेटर सिस्टम का केस है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। और हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम बराबर है आई इंटू ओमेगा के। तो अगर एल कांस्टेंट है तो आई ओमेगा का प्रोडक्ट भी क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो आई इंटू ओमेगा शुड रिमेन कांस्टेंट, द प्रोडक्ट विल रिमेन कांस्टेंट। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है। वन 172 में ऑप्शन नंबर डी। 173 द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट जी। अच्छा बेटा जो जी की वैल्यू होती है यूनिवर्सल कांस्टेंट जी की, वो आप लिखते हैं 6.67 10⁻11, लेकिन यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहाँ पे मैंने उलट लिखा था, तो इसमें नन ऑप्शन आता है, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। 174 3 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। वाटर में या ग्लास में इसकी स्पीड में
इसकी स्पीड डिक्रीज होगी, इसमें चेंज आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से। आपने फार्मूला पढ़ा है n इज इक्वल टू सी बाय फी। तो जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा हो वहाँ पे स्पीड कम होगी, ठीक है। एयर में ये स्पीड है, बाकी मीडियम में स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। 175 द क्रॉस प्रोडक्ट आर क्रॉस ओमेगा गिव्स मैक्सिमम वेलोसिटी। आपको पता है कि आर क्रॉस ओमेगा इक्वल होगा, आर क्रॉस ओमेगा इज इक्वल टू आर ओमेगा साइन थीटा, और साइन की वैल्यू 90 पे मैक्सिमम होती है बेटा। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? +1, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है। तो आर क्रॉस ओमेगा से आएगा आर ओमेगा मैक्सिमम। आर ओमेगा आपके पास आ जाएगा बेटा, जो कि आपके पास एक मैक्सिमम आंसर होगा, क्योंकि एंगल गिव्स अस मैक्सिमम वैल्यू। +1 इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर एन एंगल, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बी होगा, 90 डिग्री पे हो सकता है ये। टू रिवोल्यूशंस आर इक्विवेलेंट टू, हमें पता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप रिवोल्यूशन में मेजर कर सकते हैं। वन रिवोल्यूशन, अगर बॉडी कंप्लीट पाथ में मोशन करती है, सर्कुलर पाथ में एक रिवोल्यूशन करती है, तो वन रिवोल्यूशन के दौरान जो एंगल कवर होता है बेटा वो 2 पाई रेडियन कवर होता है। कितना होता है? 2 पाई रेडियन। अगर 2 रिवोल्यूशन है बेटा तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो सिंपल सा है 4 पाई रेडियन। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। तो बेटा ये डिस्कशन की इस सैचुरेटेड टेस्ट की फिजिक्स की, उम्मीद है आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया होगा। कुछ एमसीक्यूज में अगर प्रॉब्लम था तो मैंने डिस्कस कर लिया उनको। इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।